So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are already discussing this topic, that is ecosystem. तो इस इकोसिस्टम में हमने बहुत से सब हेडिंग्स या टॉपिक्स पढ़े। पहले तो इसमें हमने इकोसिस्टम के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके बाद इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ये हमने पढ़ा, इसमें या फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम या साइज़ ऑफ इकोसिस्टम या हम कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो ये हमने पढ़ लिया इसमें। तो उसके बाद मैंने कहा जो इकोसिस्टम फंक्शनल आस्पेक्ट्स है, तो इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन इन एन इकोसिस्टम, तो जिनके ज़रिए से एक इकोसिस्टम सस्टेन करता है। तो नंबर 1 उसमें हमने पढ़ लिया डिकम्पोजिशन, हमने पढ़ लिया डिकम्पोजिशन। सेकंड इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो या और एक एस्पेक्ट इसमें आता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या केमिकल साइकिलिंग या मिनरल साइकिलिंग, हम कहेंगे मिनरल साइकिलिंग। तो और एक पहले जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। सो ये 4 तरह के फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं जो एक इकोसिस्टम में होते हैं। अगर इनमें कोई भी एक्टिविटी या फंक्शन एब्सेंट हो तो इकोसिस्टम कोलैप्स होगा। तो हमने पहले प्रोडक्टिविटी ये हमने इसमें पढ़ लिया कि ग्रास प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी नेट प्रोडक्टिविटी वो पढ़ लिया। उसके बाद डिकम्पोजिशन ये भी हमने क्लियर कर लिया कि डिकम्पोजिशन होता क्या है, फैक्टर्स ऑफ या क्या ये प्रोसेस। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी फ्लो। ये जो इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ये कैसे होता है। सो दिस कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 चीज़ या पहले मैं बताऊं फूड चेन हमें अंडरस्टैंड करनी है। फूड चेन तो पहले मैं यहाँ बताऊं जो हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ को अपनी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी बाहर से आती है, दैट इज़ सन। सो हम कहेंगे सन जो है इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर इकोसिस्टम या फॉर आवर अर्थ। यानी हम कहेंगे जो एनर्जी के एतबार से हम देखेंगे तो ये जो अर्थ है इसको अपनी एनर्जी नहीं है बल्कि एनर्जी बाहर से आती है। तो कहाँ से आती है? सन से आती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज सोलर एनर्जी या हम इसे रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो यही रेडिएंट एनर्जी जो है ये ज़मीन पर पड़ती है। तो इसी एनर्जी की बदौलत से ये जो अर्थ है इसमें लाइफ है या इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पहले क्या होता है जब ये सोलर एनर्जी ज़मीन पर पड़ती है तो यहाँ पर प्लांट्स इनको ट्रैप करती है, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस कैरी करती है जो हमने पढ़ लिया है। तो इस ये जो एनर्जी आती है इस एनर्जी में से जो एनर्जी इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसे हम कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं। तो ये देखा गया 50% एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक कैरिंग एनर्जी इन आवर अर्थ। तो यहाँ पर क्या होता है ये देखा गया इस एनर्जी से जो आफ्ताब से आती है 2 to 10% ऑफ एनर्जी, 2 to 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रैप्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जब पड़ती है इन पर तो ये प्लांट्स जो है तो इसको हम ये इस एनर्जी को वो ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो या हम केमिकल एनर्जी कहेंगे उसे या फूड मटेरियल कहेंगे या ग्लूकोज। तो वही एनर्जी फिर वन फार्म से अनदर फार्म पर चली जाती है, तो जिसकी वजह से सारी लाइफ जो है सस्टेन करती है या डिपेंड करती है इस एनर्जी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी फ्लो को हमें पहले फूड चेन का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट वी डिस्कस दिस फूड चेन। एक तो ये होना चाहिए फूड चेन नंबर 1। सेकंड थिंग हमें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ भी वही होता है। मान लो यहाँ पर प्लांट्स हैं, दीज आर प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, जो मैंने पहले भी बताया, या दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स, तो ये प्रोड्यूसर्स, इसको मान लो यहाँ पर ग्रास ले लेंगे हम, ग्रास इट इज़ अ प्रोड्यूसर। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास या प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स या ट्रांसड्यूसर्स, सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, T1। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मीन्स न्यूट्रिशनल लेवल। ट्रॉपिक लेवल मीन्स न्यूट्रिशनल लेवल। यहाँ पर हम लिखेंगे T1। सो प्लांट्स जो है, यहाँ पर आफताब से या सूरज से सोलर एनर्जी आती है, तो इन पर पड़ती है, मैंने कहा कि 2 से 10% एनर्जी जो है ये प्लांट्स अपने अंदर ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद ये उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रास लिया, तो ग्रास यहाँ पर देखते हैं, ले लेंगे इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स जो है ये इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या एज ए फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर इसको कहेंगे दिस कॉल्ड ए सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इंसेक्ट्स हियर कॉन्स्टिट्यूट सेकंड ट्रॉपिक लेवल, बट दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट कंज्यूमर्स। दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट, C1 लिखेंगे हम, फर्स्ट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। तो उसके बाद ये जो इंसेक्ट्स है, तो इन पर अटैक या किल करते हैं या खाते हैं। मान लो यहाँ पर ले लेंगे हम फ्रॉग, फॉर एग्जांपल फ्रॉग। तो ये फ्रॉग जो है ये इंसेक्ट्स को एज फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस फ्रॉग को कहेंगे दिस इज कंज्यूमर सेकंड, बट ट्रॉपिक लेवल थर्ड। बट ट्रॉपिक लेवल थर्ड। या हम और एक यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर मैं स्नेक ले लूँगा हम, स्नेक। तो स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है। सो स्नेक हेयर भी कंसिडर एज कंज्यूमर थर्ड, बट ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, T4। या हम ले लेंगे यहाँ पर जो स्नेक है इसको हाक खाता है, हाक। तो हाक में भी कंसिडर एज फोर्थ जिस कंज्यूमर, या हम कहेंगे फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं फूड चेन को हम डिफाइन करेंगे। फूड चेन, तो फूड चेन जो है यहाँ पर हमने देखा इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। A food chain consists of various trophic levels in which one trophic level is food for second trophic level, या one is eaten by another, that is in turn eaten by another and so on। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फूड चेन में देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स और न्यूट्रिशन लेवल्स। तो इसमें जो देखते हैं ट्रॉपिक लेवल इज फूड फॉर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज इन टर्न फूड फॉर अनदर ट्रॉपिक लेवल, या दिस इज ईटन बाय इंसेक्ट्स विच इन टर्न इट इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग लेटर ऑन ईटन बाय स्नेक एंड सो ऑन। सो इसे हम फूड चेन कहते हैं। क्लियर। तो इस फूड चेन में क्या हुआ, यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर आफताब से या सूरज से एनर्जी आ गई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी आर कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। तो ये एक प्लांट में ट्रैप हुई, तो ट्रैप होने के बाद दिस गॉट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम। सो यहाँ पर देखा हमने एनर्जी यहाँ पर बनी नहीं है ना, डिस्ट्रॉय भी नहीं, बल्कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गॉट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, तो इसने क्या बनाया यहाँ पर, इसने बनाया यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम कहते हैं, या हम इसे बायोमास भी कहते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज बायोमास। यानी यहाँ तो हम इसको कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर या हम इसको कहेंगे बायोमास। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये वन फार्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फार्म। तो यहाँ पर ये मान लो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं या ये बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। तो ये
देख लेंगे हम यहाँ पर, तो एक्चुअली एनर्जी है दैट गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। तो यहाँ पर हमने देखा जो एनर्जी आई प्लांट से ट्रांसफ़र हो गई किसमें, इंसेक्ट से, इंसेक्ट से फ्रॉग से, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से हाक से। तो ये हाक से वापस सन को नहीं जाती है एनर्जी, है ना। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स, तो हर ट्रैफिक लेवल ने ये एनर्जी इस्तेमाल कर ली। तो जब लास्ट ट्रैफिक लेवल पर पहुँचे ये एनर्जी, तो यहाँ से ये सूरज को या सन को वापस नहीं आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जो एनर्जी फ्लो है इन इकोसिस्टम दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये ऑब्जेक्टिव आता है, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल यानी वापस नहीं आती, या हम कहेंगे नॉन साइक्लिक, और इट इज़ नॉन साइक्लिक। ये ऑब्जेक्टिव आता है एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ आफ्ताब से आती है, सूरज से आती है, तो सूरज को वापस से एनर्जी नहीं जाती है। सो दिस कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, या हम इसे कहेंगे नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लांट फर्स्ट ट्रैफिक लेवल जो है दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो सेकंड यहाँ पर आ गई इंसेक्ट्स, या यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे गोट, यहाँ पर ठीक गोट ले लेंगे, या यहाँ पर हम ले लेंगे रैबिट ले लेंगे। सो इन्होंने डायरेक्टली इनको कंज्यूम किया प्लांट्स को। सो दीज आर कॉल्ड एज हर्बिवोर्स। आप ये देखो, दीज आर कॉल्ड एज हर्बिवोर्स, यानी हर्बिवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट यूटिलाइज ओनली प्लांट्स। सो दे ओनली यूटिलाइज प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंसेक्ट्स, ये एनिमल है, तो फ्रॉग ने इसको खाया। जब एक ऑर्गेनिज्म एनिमल को एज ए फूड में इस्तेमाल करेगा या खाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड एज कार्निवर। दिस कॉल्ड एज कार्निवर, इसे हम कार्निवर कहेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लूँगा, ये तो इंसेक्ट है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ले लूँगा मैं फॉर एग्जांपल एक बर्ड ले लेंगे, यहाँ पर स्पैरो बर्ड। तो ये बर्ड जो है ये डायरेक्टली प्लांट्स को भी खाता है, ये इन इंसेक्ट्स को भी खाता है ना। यहाँ पर बर्ड ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, चेरी ले लेंगे, स्पैरो ले लेंगे। स्पैरो अगर हम उसको देखते हैं, वो प्लांट को एज डायरेक्टली यूटिलाइज भी करता है, कभी कभी वो इंसेक्ट्स भी खाता है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों चाहे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स को यूज़ करेगा फॉर फूड मटेरियल, दे आर कॉल्ड एज ओमनिवर्स। ओमनिवर्स, दे आर कॉल्ड एज ओमनिवर्स। तो ये कभी कभी टर्म्स आते हैं, हर्बिवर क्या होता है, कार्निवर क्या होता है, ओमनिवर। तो कार्निवर सिर्फ फ्रेश ईटर है, ओमनिवर बोथ फ्रेश एज वेल एज प्लांट ईटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखा गया जब यहाँ से फ्लो क्या हुई एनर्जी, यानी फर्स्ट ट्रैफिक लेवल टू सेकंड ट्रैफिक लेवल एनर्जी फ्लो, ये देखा गया कि इसमें से 90% एनर्जी लॉस होता है। यानी ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू सेकंड ट्रैफिक लेवल, तो मोस्ट एनर्जी गेट्स लॉस्ट। तो वो किस तरह, कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ हीट से लॉस होगी या बाकी एक्टिविटीज़ में लॉस होगी। तो जो एनर्जी इस ट्रैफिक लेवल पर पहुंची है, दैट इज कॉल्ड एज यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज ओनली 10%। दैट इज ओनली, सो ये कहेंगे कि हम ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू सेकंड ट्रैफिक लेवल, 90% of energy gets lost in the form of heat. Only 10% is usable form. So it was a scientist that's called as Lindemann. Lindemann एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो 90% gets lost, only 10% is used. This is called as 10% law of energy. आप देखो 10% law of energy कभी कभी आता है एग्जाम में। ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो in a food chain from one traffic level to second traffic level, 90% gets lost, only 10% is usable form. So this is called as 10% law of energy, या Lindeman's 10% law of energy. तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, या दे obtain their nourishment from dead organ. They are called as saprophytes. उनको हम saprophytes कहते हैं।
तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर जब उसकी डेथ हो गई तो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम डिट्रिटस मटेरियल भी कहते हैं। आप लिखो, द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डिट्रिटस। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज डिट्रिटस। तो कभी कभी ये सैप्रोफाइट या सैप्रोफाइट जो है ये डिट्रिटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर एज फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो ले लेंगे, मान लो यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, मान लो यहाँ पर एक ये इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में जब यहाँ पर प्लांट्स ले लेंगे या प्रोड्यूसर्स ले लेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करते वक्त दे प्रोड्यूस बायोमास या हम कहेंगे टोटल ऑर्गेनिक मैटर। इस इकोसिस्टम में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। आप लिखो, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। आप लिखो, ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्वेश्चन आएगा स्टैंडिंग क्रॉप। एक इकोसिस्टम में ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस या बायोमास कितना प्रोड्यूस करेंगे इन डेफिनिट टाइम ले लेंगे, या एक ईयर में ले लेंगे या एक साल में ले लेंगे, तो इन एन इकोसिस्टम। सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, आप इस तरह लिखो, द स्टैंडिंग क्रॉप रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ टोटल बायोमास और organic matter in a given time in an ecosystem। तो यहाँ पर हम लेते हैं जो फूड चेन है, मैंने यहाँ कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली लाइव या लिविंग प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड मटेरियल। या हमें मतलब इंसेक्ट्स ले लेंगे, सो डायरेक्टली प्लांट्स लिविंग प्लांट्स खाता है, लेकिन कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर खाता है। तो उस अंदाज से हम इस फूड चेन को क्लासिफाई दो ग्रुप्स में करते हैं। आप लिखो, टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पर क्या है, ये फूड चेन जो है इसको हम क्लासिफाई दो ग्रुप्स में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन, या शॉर्ट में हम GFC हम लिखते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। सेकंड इज कॉल्ड एज डिट्रिटस फूड चेन, सेकंड इज कॉल्ड एज डिट्रिटस फूड चेन, शॉर्ट में हम लिखे DFC। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम living organisms। It starts from living organisms। यहाँ से फिर से एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्रास है, तो इस ग्रास को इंसेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। इन इंसेक्ट्स को फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग इस्तेमाल करेगी, तो फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या प्रोड्यूसर्स, तो उसको हम कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन या GFC। क्लियर? लेकिन जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड चेन शुरू होगी, फॉर एग्जांपल हम फंजे ले लेंगे, तो ये फंजे जो है या बैक्टीरिया ले लेंगे, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको कहेंगे डिट्रिटस मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिट्रिटस मैटर। फॉर एग्जांपल फंजे, यहाँ पर ले लेंगे काउडंग, हम काउडंग
या हम वुड ले लेंगे, डेड वुड ले लेंगे, लॉग्स है ना, ब्रांचेस, ट्विग्स। तो यहाँ से जब फूड चेन शुरू होगी तो इसको हम कहेंगे डिट्रिटस फूड चेन, यानी द फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रिटस मटेरियल, तो इसे हम डिट्रिटस फूड चेन कहेंगे। ये एक पॉइंट। तो ये देखा गया, मैंने कहा कि यहाँ पर एक्चुअली लेंगे तो दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर T1, दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज T4 एंड दिस इज फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल। यहाँ ले लेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, टर्शरी ट्रॉपिक लेवल, क्वार्टररी ट्रॉपिक एंड सो ऑन। तो लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे दिस इज कंज्यूमर फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एक तो जो एनर्जी फ्लो हुई दैट इज यूनिडायरेक्शनल, नंबर 1। नंबर 2 ये देखा गया है जब ये एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल या फूड चेन में होती है, जितनी फूड चेन बड़ी होती है, लंबी होती है, तो उतनी वो डिसएडवांटेज है। यानी फूड चेन जो है जितने इसमें ज़्यादा ट्रैफिक लेवल्स आएंगे, ज़्यादा आएंगे ये, तो उतना ही वो डिसएडवांटेज है एज़ फार एज एनर्जी फ्लो इज़ कंसर्न। क्योंकि मैंने यहाँ बताया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ ले लेंगे 100 kg ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ पर जब ये एनर्जी फ्लो होती है सेकंड को, तो यहाँ पर 90% क्या होता है, लॉस होता है। इस पर क्या पहुँचा, तो यहाँ पर 100 किलो कैलोरी है तो 90 क्या होंगे, लॉस। इसमें क्या आ गया, ओनली 10 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर फिर से 90% इसका लॉस होगा, तो इसमें ओनली 10, तो 10 का 9 इसमें क्या आएगा, 1%, तो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। तो यहाँ से फिर से 90% लॉस होगा, तो 1 का 0.1 आएगा, तो इसमें 0.1 किलो कैलोरी इसमें आएगा। तो यहाँ पर फिर से इसका 90% लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या आया, 0.01 किलो कैलोरी। अगर मान लो हम ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से ले लेंगे, यहाँ पर 100 kg मैटर प्रोड्यूस हुआ, तो 90% यहाँ ज़ाया हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 10 kg। यहाँ पर क्या होगा, 1 kg, इसमें क्या आएगा, 0.1, इसमें क्या आएगा, 0.01। सो जितनी बड़ी फूड चेन होगी उतनी, दैट इज, आप लिखो, लार्जर द या लॉन्गर और लार्जर द फूड चेन इज, मोर डिसएडवांटेजेस इट वुड बी, मोर disadvantageous it would be, more disadvantageous it would be as far as flow of energy is concerned, as far as flow of, यानी जितनी बड़ी फूड चेन होगी तो इतना ही ये डिसएडवांटेजेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। अगर वह एनर्जी अगर मान लो अगर ये फूड चेन जो है शॉर्टर होगी, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेंगे ग्रास, इसके बाद ले लेंगे यहाँ पर रैबिट, यहाँ पर ले लेंगे लाइन। तो इसमें दिस कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, दिस कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल सेकंड, दिस कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल थर्ड। ये छोटी है, शॉर्टर है, तो अगर यहाँ पर मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो इसमें कितने आएगी, 10 इसमें आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ये लिखो, शॉर्टर द फूड चेन, शॉर्टर द फूड चेन, मोर एडवांटेजेस इट वुड बी, शॉर्टर द फूड चेन, मोर एडवांटेजेस इट वुड बी एज फार एज फ्लो ऑफ एनर्जी इज कंसर्न, एज फार एज फ्लो ऑफ एनर्जी इज कंसर्न। तो मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर होता है, ग्रास ले लेंगे, यहाँ पर ग्रास, ग्रास है यहाँ पर। तो इसके बाद इंसेक्ट्स आएंगे, सेकंड पॉइंट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के बाद फ्रॉग आएगी यहाँ पर, फ्रॉग। तो फ्रॉग के बाद यहाँ पर स्नेक आएगा, स्नेक के बाद हाक आएगा। तो दिस इज फूड चेन नंबर 1। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेंगे, ये जो स्नेक है ये डिफरेंट इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स होंगे।
तो ये स्नेक, इसका फूड मटेरियल क्या है? फ्रॉग। मान लो एक इकोसिस्टम में फ्रॉग नहीं है, तो वहाँ क्या करेगा? तो ये अल्टरनेटिव्स को वहाँ पर ये ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेंगे ग्रास, ग्रास के बाद सपोज आएगा रैबिट, तो ये स्नेक इस रैबिट को भी खाता है ना? या हम ले लेंगे और एक पॉइंट, ग्रास, ये दूसरी फूड चेन है, ग्रास, ग्रास के बाद मान लो रैट आएगा यहाँ पर, तो रैट को कौन? स्नेक खाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से फूड चेन आ गए यहाँ पर, वो एक पॉइंट पर कनेक्ट हुए। बहुत से फूड चेन्स आ गए यहाँ पर, तो वो एक पॉइंट पर कनेक्ट हो गए, तो ये यहाँ पर एक नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पर ये एक नेटवर्क बनाते हैं। तो उस नेटवर्क को हम वेब के तौर पर भी पुकारते हैं। आपको समझ में आ गया? जब एक इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन्स आएंगे, जब एक इकोसिस्टम में, मान लो ये यहाँ पर इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स होंगे और वो सारे के सारे फूड चेन्स एक पॉइंट पर कनेक्ट होंगे, तो वो वहाँ पर एक वेब बनाएंगे। ठीक है? व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स in an ecosystem meet a point which is called as web or form web-like structure or form a web-like structure. So this is called as food web. तो इसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। यहाँ आप इस तरह लिखो, द फूड वेब includes a number of food chains. It includes a number of food chains which connect at a point, and form a web-like structure that is called as food web. ये तो एक डिफिनेशन हुई। या हम और तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, द इंटरलॉकिंग, इस तरह लिखो आप, द इंटरलॉकिंग connection of food chains make a web which is called as food web. It is called as food web. Eu soube dizer isso. It is called as food web. क्लियर? तो इसे हम फूड वेब कहेंगे। क्लियर हुआ है? तो अब तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। कभी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। यानी कभी कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, मतलब 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन का जहाँ तक सवाल है, फूड चेन, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल फॉर एन ऑर्गेनिजम्स, है ना। यहाँ पर ये फूड मटेरियल ये अवेलेबल कर रखती है एक फूड चेन, है ना, नंबर 1। नंबर 2, इट मेंटेन्स, एक तो ये कहा कि चाहे एनर्जी हो, फूड मटेरियल हो, ये तो अवेलेबल रखती है एक ऑर्गेनिज्म को, है ना। यहाँ पर हमने देख लिया फ्रॉग को अवेलेबल है, इंसेक्ट्स या स्नेक को अवेलेबल है। सो इट मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल और एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप इस तरह लिखो, इट मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और एनर्जी फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। ये तो एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर ये फूड चेन है, यहाँ से हम इंसेक्ट्स को रिमूव करेंगे, यहाँ पर ये ट्रॉफिक लेवल, इसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो पहले ही ये फ्रॉग इनको प्रॉब्लम होगी फूड मटेरियल की, या मान लो ये फ्रॉग जो है इसको रिमूव करेंगे, तो फ्रॉग को रिमूव करने से क्या होगा, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी।
ठीक है। जब तो इससे जो इकोलॉजी है या इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा। लिहाजा फूड चेन जो है इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। आप देखो, द फूड चेन मेंटेन्स ecological balance in an ecosystem. It maintains ecological balance in an ecosystem. तो ये एक इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, तवाज़ुन जो है, कुदरती तवाज़ुन जो है कहते हैं वो मेंटेन। क्योंकि मैंने कहा अगर कोई भी यहाँ से स्टेप या ट्रॉपिक रिमूव करेंगे तो इसकी वजह से सारा का सारा निज़ाम जो है बिखर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। सो ये तो दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। ना फूड वेब, कभी कभी ये भाई आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड वेब। मैंने कहा यहाँ से फॉर एग्जांपल ये तो एक फूड चेन है। सेकंड मैंने कहा ग्रास, इसके बाद आता है रैबिट, उसके बाद आता है स्नेक, या मैंने कहा यहाँ पर ग्रास, तो ग्रास के बाद आता है रैट, उसके बाद आता है स्नेक। मान लो एक इकोसिस्टम में यहाँ पर स्नेक रहता है तो ये फ्रॉग को एज ए फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है, नो प्रॉब्लम। मगर मान लो यही स्नेक किसी और इकोसिस्टम में, वहाँ पर फ्रॉग अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा ये, है ना? मरना तो नहीं है, जीना तो है। तो उस वक्त ये फ्रॉग के बदले रैबिट को एज फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है। अगर रैबिट भी नहीं है तो रैट को इस्तेमाल, अगर कोई नहीं इसको एक और एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि फूड वेब जो है इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। आप इसको द फूड वेब प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स alternative source of food, alternative source of food material in an ecosystem for different organisms। यानी एक इकोसिस्टम में अगर मान लो एक किस्म का फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म एज ए फूड मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अगर स्नेक एक मटेरियल खाता है तो वहाँ नहीं है, तो अगर वहाँ पर दूसरा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो तो स्नेक तो मर जाएगा। लिहाजा जो फूड वेब है इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। एक मिनट पास कर। सो ये तो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन और फूड वेब होता है। यहाँ तो मैंने कहा कि जब यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर प्लांट्स है, यहाँ पर एनिमल्स है, तो मैंने कहा मान लो यहाँ पर सन है, आफ्ताब है, यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर तो आफ्ताब से या सूरज से सनलाइट आती है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आप लिखो द सोलर एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट इज कॉल्ड एज photosynthetically, that is called as photosynthetically active radiation, या शॉर्ट में हम कहते हैं PAR, photosynthetically active radiation। यानी द radiation is coming from sun which are photosynthetically active, which is photosynthetically active. So that is called as photosynthetically active radiation, PAR। कभी कभी ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट में एज आर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, PAR स्टैंड्स फॉर। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ से जब एनर्जी आई तो किन पर पड़ी? यहाँ पर मैं एक प्लांट बनाऊंगा ही, ये एक प्लांट है, तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आती है? सो दैट इज एनर्जी। तो इस प्लांट ने आप फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस इसको प्रोटीन बनाना है या और कोई बनाना है, एक तो इसे चाहिए सोलर एनर्जी, सेकंड थिंग इसको केमिकल्स चाहिए। तो वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से। ये मान लो एक सॉइल है, तो सॉइल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, फास्फोरस, व्हाटएवर। तो जब एनर्जी यहाँ पर पड़ी दैट इज कॉल्ड एज PAR, तो मैंने कहा कि प्लांट में कैपेसिटी, प्लांट जो एनर्जी ट्रैप करते हैं दैट इज इक्वल टू 2.2 तो इसने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है? तो केमिकल एनर्जी
किसने इस्तेमाल की? एनिमल्स ने, जिन्हें हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स जो है लेटर ऑन इनकी भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ होगी। आपको समझ में आता है? लेटर ऑन प्लांट्स की भी डेथ होगी, प्लांट्स की भी डेथ होगी और एनिमल्स की भी डेथ होगी। प्लांट्स की भी डेथ होगी और एनिमल्स की भी डेथ होगी। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स आएंगे, डिकम्पोजर्स। यहाँ पर क्या आएंगे? डिकम्पोजर्स। तो जो डिकम्पोजर्स यहाँ आएंगे दे विल काज डिकम्पोशन। किनकी? बोथ प्लांट्स हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर की। अब तो ये इनकी डेथ हो गई। यहाँ पर क्या बना? अब डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर आएंगे सैप्रोफाइट्स, तो वो इसको डिकम्पोज करेंगे, जो हमने पढ़ा डिकम्पोशन में डिटेल में पढ़ा। तो ये एनर्जी जो कहाँ से आई तो कहाँ पर पड़ी, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ आई? डिकम्पोजर्स तक। तो ये एनर्जी उन्होंने भी इस्तेमाल की। तो डिकम्पोशन के बाद ये जो एनर्जी यहाँ ये वापस आफ्ताब तक नहीं जाती है। दिस कॉल्ड एज यूनिफ्लो और यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक। आप तो यहाँ पर ले लेंगे केमिकल्स है, यहाँ पर मिनरल्स है, यहाँ पर आप ले लेंगे यहाँ पर मिनरल्स है। तो इस प्लांट ने इन मिनरल को क्या सॉइल से एब्जॉर्ब किया। मान लो इसको सेल वॉल बनाना है, कैल्शियम की ज़रूरत है, प्रोटीन बनाना है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, या बाकी कंपाउंड सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, ये कहाँ पर होते हैं? सॉइल में होते हैं। तो ये प्लांट इनको सॉइल से विद हेल्प ऑफ रूट से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब ये दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर से मिलते हैं तो ये प्लांट में दाखिल होते हैं थ्रू रूट। तो यहाँ पर उसने लीफ बनाया, मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनाया, कैल्शियम से सेल वॉल बनाया, ठीक। तो इसकी बॉडी बनी, तो इसमें प्रोटीन बना, नाइट्रोजन आ गया, प्रोटीन बना। तो प्रोटीन किसने इस्तेमाल किया? तो इसके पास भी कैल्शियम आ गया, हमें टिथ दांत की ज़रूरत है, बोन्स की ज़रूरत है, तो इनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है। तो फास्फोरस कहाँ से हमने इस्तेमाल हासिल किए? प्लांट से। तो आ गए यहाँ पर। तो उसके बाद दोनों की डेथ हो गई। तो जब दोनों की डेथ हो गई यहाँ पर क्या आएंगे? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स दे विल कॉज डिकम्पोशन। ये यहाँ पर इनकी भी डिकम्पोशन, इनकी भी डिकम्पोशन होगी। तो वो उससे ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे। तो जो वहाँ से इनऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ से वो अलाइड हो जाएंगे। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये तो सेपरेट होता है, ये कहाँ जाएगा? ये वापस सॉइल में आएगा, ये वापस। तो सॉइल से कौन इस्तेमाल करेगा? तो प्लांट्स फिर से ये साइकिल मैनर। सो दिस कॉल्ड एज साइकिलिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, या मिन शॉर्ट में हम कहते हैं मिनरल साइकिलिंग। दिस इज कॉल्ड एज मिनरल साइकिलिंग। तो जो फ्लो ऑफ यहाँ पर एनर्जी जो है इसको हम कर्व लाइन में डिनोट करेंगे, कर्व लाइन में। तो जो ये फ्लो ऑफ मटेरियल्स है इसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, ठीक। एनर्जी को कर्व लाइन। तो यहाँ तक हम देख कर्व लाइन यहाँ से आए हैं, तो लेकिन ये लाइन जो कर्व लाइन वापस अंत तक नहीं पहुँची। सो दिस कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। लेकिन जो मटेरियल्स है, मिनरल्स है, तो ये वापस कहाँ आ गए? ज़मीन में आ गए। तो ज़मीन से दोबारा प्लांट ने इस्तेमाल किए। सो दिस कॉल्ड एज मिनरल साइक्लिंग। सो दिस इज वी कैन से दैट फ्लो ऑफ मिनरल्स इज cyclic. After you go, the process of flow of mineral in an ecosystem, the process of flow of minerals in an ecosystem is cyclic or bidirectional. एनर्जी को हमने क्या कहा? यूनिडायरेक्शनल। लेकिन मिनरल्स क्या है? बाई डायरेक्शनल या साइक्लिक भी हम इसे कहते हैं। सो दिस आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक, या इसे हम बाई डायरेक्शन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन और नॉन साइक्लिक। फ्लो ऑफ मटेरियल्स और मिनरल्स इज साइक्लिक और बाई डायरेक्शन। सो दिस कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सो इस तरह से ये एक इकोसिस्टम में
जो एनर्जी है फ्लो होती है, फिर एक सिस्टम से यानी ट्रांसफ़र होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसके बाद तीसरे ट्रॉपिक लेवल। सो यहाँ पर हम देखते हैं जो एनर्जी है ना तो ये क्रिएट की गई ना तो ये डिस्ट्रॉय हो गई, बट इट हैज़ बीन ट्रांसफार्म फ्रॉम वन फार्म इनटू अनदर फार्म। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी ऐसे कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी। एनी क्वेश्चन? तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पर आए जो हमने क्लियर किए। अब तो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर का पैरामिड्स, इकोलॉजिकल पैरामिड्स, तो वो हम कल दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो एनी क्वेश्चन? सो आई थिंक इट इज सिंपल फॉर टुडे। थैंक यू।